आकृति जी, आपसे मैं आ जा रहा हूँ क्योंकि आप दिल्ली में थी, आप पूरे आंदोलन को आपने देखा था। बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, पहले मैं इस बात पे आ जाता हूँ कि एक ये जो व्यक्ति जो मेंबर बनाए गए हैं, जिनका उन कमिटी के उन और ये किसान की कोटे से आ रहे हैं, ये कोई अधिकारी के कोटे से नहीं आ रहे हैं, या जैसे होता मान लीजिए अधिकारी है या कोई, उसको भी कहने का हक नहीं था। जब इनके विचार ही ये हैं कि वो दंगाई थे और लठ लेके आओ, और आरएसएस के लोग भी आओ, बीजेपी के लोग भी आओ, लठ लेके सब लोग ठीक करेंगे। तो इनके साथ ये बैठ के कैसे कोई बात तय हो सकती है? मतलब एक एक उसपे कैसे आएँगे ये? आकृति जी, और ये जो सारा कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि इससे कुछ हल निकलेगा कि ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है? आकृति जी। जी, शुक्रिया आनंद जी, और आई थिंक अजय सिंह जी ने बहुत अच्छे से बता दिया है जो बैकग्राउंड्स हैं सारे कमिटी मेंबर्स की, और जो वीडियो दिखाया गया है वो स्पष्ट है, काफी वायरल भी हुआ था। और ये इंटेंट की जो बात है आनंद जी, वो बहुत ही स्पष्ट है कि जब कानून वापस लिए गए थे, वो कोई सडनली प्रो फार्मर पोजीशन नहीं हो गया था बीजेपी का। हमें सबको पता है कि यूपी पंजाब में जो चुनाव आ रहे थे, अगर सच में प्रो फार्मर इंटेंट होता तो जो 700 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं, उसके लिए उन्हें कुछ दर्द होता। अगर सच में अच्छा इंटेंट होता तो फिर जो केस किए गए थे उसमें वापस लिया जाता कुछ केसेस को जो किसानों के खिलाफ लिए गए हैं। अगर सच में अच्छा इंटेंट होता तो फिर जो लखीमपुर खेरी की जो पूरा हादसा था, जो एक कांड था, उसको भुलाया ना जा सकता। और उसमें जो अभी भी मिश्रा जी बैठे हुए हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनके, तो ये जो दुश्मनों को ला करके उन्हें एम्पावर कर देते हैं, ये क्लियरली बताता है कि कितना एंटी फार्मर है। और मैं ये श्रम कानूनों में भी ये चीज बहुत क्लियरली देखती आ रही हूँ, जिसको मैं और ध्यान से ऑब्जर्व करती हूँ कि अगर कानून क्लियरली पास नहीं होते, उस पर लॉज नहीं बनते, तो ये बिल्कुल बैकडोर टेक्निक्स ढूंढते हैं उसको पास करने की। आज की जो ये जो एमएसपी कमिटी है, इसमें एमएसपी का जो सवाल है वो गायब है। जो उसको लीगल गारंटी बनाने का सवाल है वो पूरा गायब है। और उसमें भी अगर आप देखें कि जो ठेका प्रथा कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन का जो क्वेश्चन था तीन कानूनों में, वो नई तरीके से अंडर द कार्पेट और बहुत ओपनली भी लाया जा रहा है। अलग अलग तरीकों से बड़ी बड़ी कंपनियां अभी भी आ रही है। अगर कोई भी एग्रीकल्चर की स्ट्रीम को फॉलो करता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, और उसमें उसमें जो छोटे किसान है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है वो बहुत स्पष्ट है। ये बहुत आसान होता है कि जीरो बजट फार्मिंग जैसे बड़े बड़े शब्द बोल दिए जाएं, लेकिन उसमें जो खर्चा है वो, उसमें क्या अफोर्डेबिलिटी हो रही है, क्या उसमें सोशली किसानों तक पहुंच रहा है। जो छोटे मार्जिनल किसान है, जिनकी आबादी सबसे बड़ी है, जो सबसे ज्यादा मतलब कर्जे में भी डूबे हुए हैं, क्यों इनसे कोई भी जो है कर्जों के और सुसाइड्स के और इन सब मुद्दों को टैकल नहीं किया जा रहा है। तो जो इतना बड़ा संघर्ष रहा था, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व का इतना बड़ा आंदोलन रहा था, जिसमें इतने लोगों ने जान दी, सर्दी गर्मी वो बाहर बैठे रहे, और इसके बावजूद जब हम देखते हैं कि फिर से मजाक उड़ाया जाता है, बीजेपी के लोगों को कमेटी में बिठाया जाता है, तो ये तो एक तरह से फिर से हंसी उड़ाने वाली बात है। ये फिर से एक बहुत बड़ी बेशर्मी दिखाने वाली बात है, और फिर से किसानों को एक बार फिर जलील करने वाली बात है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इसका दूसरा साइड हो सकता है। वो कमिटी में कौन से मेंबर्स हैं, आप टेक्नोक्रेटिक और कैपिटलिस्टिक माइंडसेट से ला रहे हैं, और सिर्फ जो संयुक्त किसान मोर्चा से सिर्फ 3 लोग जब आपके डिसीजंस लिए जाएंगे, जब वोटिंग और वीटो किए जाएंगे, तो उनकी क्या से रहेगी उधर। तो और जिस तरीके से बिल्कुल विपरीत विचारधारा से, ऐसा भी नहीं कि कोई न्यूट्रल लोग हो, इस तरह के लोग भर्ती हैं जो बिल्कुल विपरीत है किसानों के इंटरेस्ट से। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मतलब सोच विचार करने की बात है। अभी भी दोगलापन है, बेशर्मी है, और एंटी किसान ये पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है माहौल। और एमएसपी को लेके शुरू से बात चल रही थी, किसानों की इनकम को डबल करने की फिर से बात चल रही थी। वो 2000 की जो स्कीम है उसको भी पॉलिटिकल बेनिफिट बना के लोगों तक पहुंचाया, पर उसमें भी जो छोटे किसान हैं या फिर
एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, लैंडलेस हैं वहाँ पे, उनका कोई भी सवाल को कुछ नहीं किया गया है। तो मोदी जी बोलते हैं कि किसान की जो हम हर बजट में या कुछ उस तरीके से, पर वो क्लियरली इवन हम कोई एंटी टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी से भी छोटे किसानों का भला किया जा सकता है, पर वो किस तरीके से होंगे, उसमें उनके लिए क्या सब्सिडीज होंगी, इनको तो सब्सिडीज खत्म करनी है, इनपुट्स जो है प्राइसेस वो दिन भर बढ़ रहे हैं, हमें पता है कि कैसे रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, उससे क्रूड ऑयल और वो जो किसानों के इनपुट्स हैं वो और बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स और बढ़ रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से सिर्फ अटैक्स हो रहे हैं अगर हम किसानी आबादी को देखें, जो कि हमारा पेट भरते हैं और एक बार फिर जो है एक मजाक बनाया गया है। कि अगर मान लीजिए टूरिज्म की कोई बात हो तो कश्मीर के लोग अच्छा बता सकते हैं, गोवा के लोग अच्छा बता सकते हैं, केरल के लोग अच्छा बता सकते हैं, बहुत से प्रदेश हैं जहाँ खेती किसानी की, जैसे भाई आप अगर अंग्रेजी पढ़ाती हैं तो आप अंग्रेजी के विषय में अच्छा बता सकती हैं, लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि फिजिक्स के में आप बताइए, तो फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। फिजिक्स हो सकता है कि क्लास 10 तक आपने पढ़ा हो। मुझे एक चीज मैं आपसे और जरा समझना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉम्पोजिशन होता है भाई, इन्होंने जब कॉम्पोजिशन किया तो कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने कहा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर होंगे। कौन कौन सी 4 स्टेट सुनी है वो सुन लीजिए। कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका अच्छी स्टेट है भाई, एग्रीकल्चर होता है। आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा बहुत होता है, इतना नहीं। उड़ीसा, उड़ीसा का मैं जब देख रहा था कि उड़ीसा किस चीज में अग्रणी है, तो उड़ीसा वो नाइजर सीड बोलते हैं जो तिल होता है, उसमें शायद 2 नंबर पे हिंदुस्तान में आती है तिल उगाने में, ये उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन है। और चौथा रिप्रेजेंटेटिव सिक्किम का, बिना किसी अनादर के भाव से, आप जैसा आतमजीत सिंह साहब कह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, पूरा आंदोलन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मतलब ये जो बेसिकली जो वेस्ट बंगाल, आपने इसमें से किसी को नहीं रखा, आपने एक सिक्किम को इसमें रखा है। आपको क्या लगता है कि ये केवल खाना पूर्ति हो रही है या ये लोगों को भ्रमित करने के लिए हो रहा है? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा मैं आपसे एक चीज और है, उसको भी इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे एक खतरा लगता है, ये जो रेवड़ी बांटने का इन्होंने कहा ना कि अब रेवड़ी बांट के नहीं लिया जाएगा और अब ये बिल्कुल इस तरह से वोट नहीं लेंगे, मुझे कहीं ना कहीं ये खतरा दिखाई दे रहा है कि जो सब्सिडाइज अनाज गरीबों को दिया जाता है, जो बीपीएल के, और वो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। देखिएगा ये उसको विड्रॉ करने का, कि आने वाले समय में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में वो सब्सिडी को विड्रॉ करेंगे, जो 2 रुपए किलो और 5 रुपए किलो चावल और गेहूं मिलता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ले दे के उस चीज की भूमिका बना रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो पहले तो बात जरा ये कि ये मतलब इन स्टेट को छोड़ के जो बेसिकली कृषि प्रधान है, सिक्किम के रिप्रेजेंटेटिव को लाना एज ए स्टेट गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका सब्जेक्ट होता है। पहले तो इस पे जरा, और दूसरी बात ये जो रेवड़ी बांटने का इन्होंने मना किया, उसका कहीं खतरा ये तो नहीं है कि आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाएगा, बीपीएल कार्ड होल्डर और ये सब चीज? जी आनंद जी, अगेन यही सत्य है कि वो क्लियरली एक पॉलिटिकल टारगेटिंग और पोजीशन ली गई है, जिसमें अगर आप ना भी देखें कि जैसा कि एजे सिंह जी आतमजीत ने भी सिंह, बोला, जी जी, कि कि जो बेसिकली अग्रिम जो यूनियंस थे और जो बहुत ही वोकली इस चीज का विरोध कर रहे थे, उनको कमिटी में शामिल नहीं किया और उन स्टेट्स को कमिटी में शामिल नहीं किया। पर आप प्रोपोर्शन ऑफ फार्मर्स तो देखेंगे ना, कि देश में ज्यादातर जो किसान वर्ग है वो किधर से आ रहा है और कौन कौन से प्रदेशों से आ रहा है, तो वो चीज नहीं देखी गई है। सिक्किम का एक ही एग्जाम्पल, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक अच्छा सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, लेकिन अगेन वो एक पहाड़ी इलाका है जिसमें जो खेती का लैंड है वही इतना कम है। तो वो अगर आप श्रीलंका में देखें, वहां भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को पुश किया जा रहा था, वो भी एकदम अननेचुरल तरीके से। अब आपको सारे फैक्टर्स मिला के श्रीलंका में क्या हाल चल रहा है वो सबको साफ दिख रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इटसेल्फ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको लाने का जो तरीका है, उसको जो लाने का प्रोसीजर रहेगा, वो ऐसे थोपा नहीं जा सकता। आप ये नहीं सोच सकते कि सडनली जो छड़ी चलेगी, ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर सडनली एकदम से
आप ड्रोन महोत्सव कर देंगे और सारा जो एग्री ड्रोन्स की बरसात हो जाएगी। अगर आप ड्रोन को, जो कि 8 लाख का मिल रहा है आज बाजार में, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी पेलोड कैपेसिटी का, तमाम जो टेक्निकल उसकी विशेषताएं हैं, वो अगर आप एक छोटे किसान को पहुंचा सकते हैं उसकी सर्विस बहुत कम दाम में, तब तो हम आपकी तकनीकीकरण को मानेंगे। लेकिन अगर आपके बड़े किसान और बड़े कैपिटलिस्ट, वही वो कंपनियां आके अपने मुनाफे के लिए वहां आ रही हैं और उन्हें किसानों को और निचोड़ रही हैं ड्रोन में छिड़काव करने के बजाय, तो ये सारी चीजें बड़ी साफ नजर आती हैं कि किस प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। जो आपका दूसरा सवाल है कि सब्सिडी, ये साफ दिख रहा है कि इस पे इनको शुरू से प्रॉब्लम रही है। और जो बीपीएल के कार्ड होल्डर्स हैं उसमें भी इन्होंने नया नया जो वो लगा दिया है, कुछ ऑब्जेक्शंस लगा दिए कि अगर आपके पास टीवी है तो आपके पास एसेट है, तो मतलब इस तरह की चीज भी ना हो और तब भी आप मतलब उसको गरीब नहीं मानेंगे। तो धीरे धीरे सोशल सिक्योरिटी के क्या हालात हो रहे हैं, जॉब मार्केट के क्या हालात हो रहे हैं, क्या पूरा सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है, वो साफ दिख रहा है कि लगातार उसमें कट्स आ रहे हैं। सब्सिडी के खिलाफ जितने आपको बीजेपी में इकोनॉमिस्ट मिलेंगे, बीजेपी राइट विंग सिर्फ कल्चरल सेंस में नहीं है, बीजेपी उससे भी बड़े तरीके से राइट विंग है इकोनॉमिक सेंस में। उसे समझना पड़ेगा, जिसमें वो बोलते तो सोशलिस्ट भाषा है प्रधानमंत्री जी, उनकी हर लैंग्वेज में प्रो पुअर बात होती है, लेकिन असल में क्या ग्राउंड पे होता है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हंगर की जो इंडेक्स है वो बढ़ रही है। तो जो किसान किसानी करते हैं, पेट भरते हैं, उन्हीं को दो दो वक्त की रोटी आज मिलना मुश्किल हो गया है। उसमें भी अपनी जमीन पे वो लोग मजदूरी कराने की बात करते हैं। इन 3 कानूनों में अपने ही जो है जमीन पे कंपनियों, मतलब कंपनियों के गुलाम बनाने का पूरा ये काम चल रहा है। और ये जैसा कि मैंने बताया, ये तमाम कानूनों में देखने को मिल रहा है। और अगर कानून प्रॉपरली पार्लियामेंट में बिना डिबेट के पास करते हैं और फिर नहीं होता तो उसमें बैकडोर के जरिए छोटे मोटे अमेंडमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लाते हैं, तो ये एक पूरा पैटर्न है जो बड़ा साफ और स्पष्ट है, जिसमें आप बेल आउट करने के लिए तो बड़ी बड़ी कंपनियों को खूब आरबीआई को भी लगा देंगे, लेकिन जब सब्सिडी देने की बात आएगी, गरीबों को सपोर्ट करने की बात आएगी, बाहर के देशों में किसानों को कोविड बोनसेस दिए गए जब कोविड हो रहा था। तो ये जो सही किसी ने बात रखी थी यहाँ पे कि फ्री राशन के नाम पे, और ये राशन भी कहाँ से आ रहे हैं, एक भी किसान उत्पादन कर रहे हैं तो आप ये राशन दे पा रहे हैं इतने बड़े स्तर पे, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करके उसके नाम पे वोट भी करवा रहे हैं। और जो बार बार ये सवाल आ रहा है कि किसानों ने ही वोट दिया है बीजेपी को, आप भुगतो, तो ये कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है। देश में और पूरे विश्व में जिस तरीके से मुसलमानों की और हेट की पॉलिटिक्स चल रही है, तो उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आर्थिक मुद्दे, जीने के मुद्दे, उन सबके सवाल को ही नकार दिया जाएगा जस्ट बिकॉज एक तरह की पॉलिटिक्स, एक तरह की मीडिया, एक तरह की सोच, सोशल मीडिया का भी किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। स्मार्टफोन दिया था आपने पहले किसान को, सॉइल हेल्थ कार्ड और ये सब देने के लिए, आज आप क्या जियो के माध्यम से क्या हेट फैला रहे हैं गांव में। तो ये तो साफ आपकी मशीनरी है। इतना सारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है, आप जाके फिर उनको वहां पे किसानों के वोट जो है खरीदने लगते हैं, आप टिकटें खरीद रहे हैं, सब चीज पूरी किस तरीके से मार्क उसका जो बाजारीकरण है वो देख रहे हैं। लेकिन अगर किसान के खेत का और उनके जीवन का भी बाजारीकरण हो गया तो फिर हमारे देश में श्रीलंका से भी कठिन स्थिति आ जाएगी। इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी हेसिटेशन नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमें बहुत जागरूक होना पड़ेगा, डर डर के रहना पड़ेगा। और जो कॉम्पोजिशन की आपने इस कमेटी में बात की, वो बहुत ही लेजिटिमेटली राइटफुल तरीके से, डिजर्विंग तरीके से जो किसान आंदोलन में बिल्कुल आगे खड़े होके उन्होंने वो बैटल लड़ा है, वो जीत हासिल की है, अगर उसे जीत बोल सके हम, तो उन्हीं को ही देना चाहिए। इसके लिए भी एक नई जो है लड़ाई लड़नी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि वो फिर किसी भी काम की एमएसपी कमेटी या फिर नहीं होगा। और धीरे धीरे करके ये इन कानूनों को भी अलग अलग तरीके से वापस इंट्रोड्यूस करके और बैकडोर के जरिए ये उसको ला रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही बोला, जिन प्रदेशों को का इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है वहां पे भी पॉलिटिक्स की है कि जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है, इनके लोग नहीं है, वहां पे नहीं दिया गया है। तो ये सब तो नहीं चलेगा। पंजाब, हरियाणा और ये सब पता है कि कहाँ जो है किसान जुड़ा है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, एग्रीकल्चरल आउटपुट के नजरिए से भी देख लीजिए। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा साइंस और सबकी बात करते हैं, तो डेटा के दौर पे आप देख लीजिए कहाँ से ज्यादा किसान आते हैं, कहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन
सबसे ज्यादा हो रहा है और कहाँ पे सारी चीजें, तो वहीं की रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होनी चाहिए और साउथ इंडियन स्टेट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। पर आप अगर एक ही विचारधारा के अपनी पार्टी के लोगों को ही और उनके समर्थकों को ही लाएंगे तो फिर ये किस बात का आपका ब्यूरोक्रेटिक टेक्नोक्रेटिक मॉडल है, और ये किस बात का एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स जो आप ला रहे हैं, जब आपकी जमीनी जो नेतृत्व है वो कंप्लीटली गायब है और जो रियल मुद्दे हैं वो कंप्लीटली एब्सेंट है, और आप नए नए जार्गन और भाषा लेके आते हैं, हर दिन उल्लू बना के फिर चले जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके अब भ्रम में आना चाहिए। और किसान जो है देश के, वो जागरूक हो चुके हैं, आंदोलन से और सशक्तिकरण हुआ है, चाहे पॉलिटिकल स्तर पे जो मर्जी करते रहे, सोशली अवेयर हुए हैं। जब हम आंदोलन में जाते थे तो वो जितनी एक्यूरेसी से, जितने क्लैरिटी से, एकदम टेक्निकली एक्यूरेट तरीके से वो पूरे बिल में कौन सा क्लॉज है, कौन से पेज नंबर पे है, वो कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, ये एक सामान्य किसान वहां पे बता पा रहा था। तो उनकी समझ अब इनके टैक्टिक्स से बहुत ज्यादा शार्प है, स्ट्रांग है, और इस वाले ढोंग को भी वो बहुत, जुमले को भी वो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और एमएसपी की लड़ाई और ये सब कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ और एपीएमसी को बचाने की लड़ाई और डबल ऑफ इनकम करने की, और जो उनको सब्सिडी, कर्ज माफी, ये सारी लड़ाइयां मुझे लगता है ये चलती रहेंगी। और जो आंदोलन है मैं उसको खत्म नहीं मानती हूँ। मतलब जस्ट वो अगर उठ गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आवाजें चुप हो चुकी है। वो फिर से कभी भी जागरूक किया जा सकता है, मोबिलाइज किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं और जुमले हैं उससे हमें डरना चाहिए या घबराना चाहिए। हाँ, इनको मानना नहीं चाहिए और आप बिल्कुल क्लैरिटी, इनसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि आपने और आकृति जी ने एक पोजीशन बताई है, नहीं मैं जैसा किसान आंदोलन जितनी मजबूती से वो जो आप लोग 11 महीने रहे थे, इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग इसलिए जब भी वहां जाते थे तो आप बहुत एनर्जी लेके लौटते थे कि ये चीजें हो सकती हैं, लोग वहां बैठ सकते हैं, लोग लड़ सकते हैं। मतलब मैं इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हो सकता है मेरे और आपकी, आप लोगों की एज में बहुत फर्क है। उस तरह का आंदोलन, समस्याएं दूसरी हो सकती हैं, लोग सड़क पे आ सकते हैं, श्रीलंका की हम लोग बार बार बात करते हैं, लेकिन क्या जिस रूप स्वरूप का किसान आंदोलन, जितना वेल मैनेज, वेल ऑर्गेनाइज, मतलब जिसकी लीडरशिप बिल्कुल ठीक से थी, एक एक संयुक्त लीडरशिप थी, उस तरह का कुछ आप निकट भविष्य में देखते हैं? हम सिर्फ किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, और बहुत संक्षेप में, मतलब बहुत एक 10 सेकंड में, आपको लगता है कि फिर से ये चीजें इकट्ठा हो पाएंगी? जितना जो इश्यूज हैं वो और भी बढ़ते जा रहे हैं, और भी टॉपल अप होते जा रहे हैं, तो और भी व्यापक और भी बड़ा आंदोलन होना भी चाहिए देश में, क्योंकि जो है जुल्म भी बढ़ रहा है हर तरीके से, और होने की संभावना भी मुझे काफी लगती है। और आपके इस तरह के जो जागरूक करने वाले शोज हैं वो भी काफी बल देते हैं, तो उसके लिए भी धन्यवाद।